देह विपाश्रय चिकित्सा से संबंधित जो प्रकरण है हमारा अछूता है, जिसको बीच के काल में हम सब भूल चुके थे और उसका एक तरह से पुनर्अभ्युदय के सूत्रपात करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं हमारे डॉक्टर गुप्ता जी गणपति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो युक्ति विपाश्रय या विपाश्रय और सत्वावजन 3 प्रकार की चिकित्सा है, इसी के ऊपर सारी चिकित्साओं का समावेश है। उसमें से एक प्रमुख विधा है ये। उसके संबंध में बहुत सारा माननीय शुक्ला जी ने और मैडम ने काम किया है, अध्ययन किया है, उसके प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पे काम किया है, उसके डाटा कलेक्ट किए हैं, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कलेक्ट किए हैं और उससे संबंधित चीज़ों को बताने के लिए हमारे अतिथिगण मौजूद हैं। और बाकी क्या कुछ जिस क्षेत्र में उन्होंने किया है और हमारे लिए क्या रास्ते उसमें हो सकते हैं, वो चीज़ें बताने के लिए मैं जिसे अनुरोध करूँगा तो हमारे बच्चों को अपने उस ज्ञान से एक जगह 2 डॉक्टर खड़े थे, एक MBBS और एक BMS। इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? MBBS। ये आप सब लोगों को विश्वास है? यस सर। ठीक है। तीसरा व्यक्ति जो है उसको ना BMS आता ना MBBS आता, उसको उन तीनों में क्या प्रिविलेज मिलेगी? कुछ भी नहीं, नथिंग। जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा मुझे इन दोनों से ज्यादा प्रिविलेज मिलेगी। उसका रीजन सिर्फ ये है कि हमारे शास्त्र जिस प्रकार से पढ़ाए गए उसमें कभी उसकी ताकत नहीं बताई गई। आप में से हनुमान जी का नाम किस किसने सुना है? जामवंत जी का नाम किस किसने सुना है? कौन थे जामवंत जी? कोई भी एक जरा बता दीजिए, कॉमन सा बोला। सुग्रीव की सेना, हनुमान जी को उनकी ताकत कैसा है, जामवंत जी ने कराया। एक्सीलेंट। मैं एक्चुअली ये आंसर चाह रहा था, तो मतलब उनका प्रोफाइल इंपॉर्टेंट नहीं था, उन्होंने जो रोल प्ले करा एपिक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हनुमान जी को ये आशीर्वाद था कि वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। उनकी मदर को ये आशीर्वाद था कि उन्होंने एक अमर पुत्र को जन्म दिया। मैंने क्या बोला? हमारे पास कितनी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने एक अमर पुत्र को जन्म दिया? आप नाम बता सकते हैं? उंगलियों में गिनोगे, इससे ज्यादा है ही नहीं। गणेश जी, कार्तिकेय जी, इनकी डेथ नहीं होती है, ठीक है ना? हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव, तो ऐसे करके हमारे 7 कुमारों का डिस्क्रिप्शन है। तो उन्होंने, उन महिलाओं ने अमर बच्चों को जन्म दिया। तो उन्होंने किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा अनुसंधान करा? प्राण के ऊपर। प्राण अब चीजें ऐसी है जो मैं आप लोगों के सामने टेक्निकल एस्पेक्ट रखता हूं। कोई आपको ये नहीं बताया कभी भी कि प्राणों की उत्पत्ति कैसे होती है। प्राण वो तत्व है जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जब तक प्राण तत्व है तब तक शरीर जागृत रहता है। जैसे ही वो प्राण तत्व शिथिल होता है, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आयु की परिभाषा क्या है? जितने काल तक के लिए शरीर, मन, आत्मा, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय एक साथ इकट्ठी रहती हैं, तब तक वो व्यक्ति आयुष्य की प्राप्ति करता है। उनमें से कोई एक आदमी चली जाए, मान लीजिए बाकी सब तो ठीक है, कर्मेंद्रिय चली गई तो शरीर निष्प्राण समाधि हो गया। तो इस प्रकार जो परिभाषा के अंदर मूल तत्व था, हम उस मूल तत्व से थोड़े दूर हुए। तो हमारा पहला प्रश्न, प्राणों की उत्पत्ति कैसे होती है?
एनीबडी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले तो इस बात की वैलिडेशन मिलना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब लोग इस बात से कन्विंस हैं कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चिकित्सा करने आए हैं, चिकित्सा में आपको सिर्फ एक काम करना है, उस शरीर के अंदर प्राणों की स्थिति को जागृत करना है। पर प्राण उत्पन्न कैसे होगा? जितना मुश्किल क्वेश्चन है उसका आंसर उतना ही आसान है। जब हम सांस नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक वापस लेकर जाएंगे तो श्वास प्राण में कन्वर्ट हो जाएगी। रिपीट करिए। जब हम श्वास नाक से लेके नाभि तक और नाभि से लेके नाक तक लेके जाएंगे तो महसूस करिए। अभी तक कहां तक लेते थे आप लोग वैसे सांस? पेट तक। एक्सीलेंट आंसर। कुछ लोग गले तक लेते हैं, मेडिकल साइंस कहते हैं कि छाती के तक ले लो, लंग्स यहीं पर है तो क्या जरूरत है इससे ज्यादा परिश्रम करने की, ना ये थके ना वो। बट ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगी? सांस रहेगी, प्राण नहीं बनेंगे। और जब प्राण नहीं बनते तो क्या होता है? चिकित्सा सारी फिर चिकित्सा 3 प्रकार की हो गई, जैसे सर ने बताया उसी तरीके से। तो उसमें पहली चिकित्सा कौन सी थी? दैव व्यपाश्रय, मतलब है जी एक बोलो ऐसा, मतलब मर्मरिंग से ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा ना पता चलो, ऊपर से तुमने मास्क भी लगा रखे हैं तो मतलब जो आवाज थोड़ी बहुत निकल भी आए तो वो भी चली जाएगी जी। देव व्यपाश्रय क्या होता है? इसमें मंत्र, औषधि धारण वगैरह से चिकित्सा। एक्सीलेंट। जहां जहां देव का रोल है उसका आश्रय लेना देव व्यपाश्रय। सिंपल सी तरह, मैं बहुत ज्यादा इलैबोरेशन में नहीं जाने की बात है। हम देव किसको कह रहे हैं? देवता। देवता कौन होता है? चिकित्सा। देखो जी, बस सारा फर्क इसी बात पर आ गया। देवता हमारे शरीर के अंदर आत्मा को कहते हैं, और इस शरीर के बाहर एक विश्व शरीर है, उस विश्व शरीर के अंदर एक विश्वात्मा है। आपको आपका शरीर दिखता है, आपका मन दिखता है, लेकिन आप में से किसी को भी आत्मा नहीं दिखती। तो जब देवता ही नहीं दिख रहा तो देवता का आश्रय कैसे लेंगे? सर गलत तो नहीं कहा मैं? सो मैंने जब प्रक्रिया को पढ़ा, अब मैं कौन हूं? नाइदर एमबीबीएस नॉर बीएमएस। तो मैंने सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ लिया, क्योंकि मेरे क्वेश्चन जो है वो किताब पर जाकर सीमित नहीं हो रहे थे, मेरे नेचुरल क्वेश्चन थे। तो मुझे सब लोगों से बात करनी है, तो बात करने का कार्यक्रम लॉजिकल होना चाहिए, और अगर वो चीज वहां पर नहीं होगी तो ऑब्वियसली एवरीबडी विल हैव अ चैलेंज। काम क्या है? लोगों को चिकित्सा देना। कौन सी चिकित्सा देना? दैव व्यपाश्रय। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आत्मा ओमनीपोटेंट है, वो हर चीज करने के लिए सक्षम है। अब मैं आपको आत्मा की से जुड़ने के बाद जब हमने चिकित्सा करी तो हमने कौन कौन से केस रिजॉल्व करे, फिर याद रखिए हम नाइदर एमबीबीएस है नॉर बीएमएस है। हमने मेरठ में बैठकर देहरादून में मैक्स और फोर्टिस हॉस्पिटल में से कौन सा एक था मुझे याद नहीं, मैक्स था, मैक्स या फोर्टिस में से कोई एक था। तो उसमें जो पेशेंट एडमिट था उसका ब्रेन डेड हो चुका था। हमने मेरठ में बैठे बैठे उससे एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल करी और उसका ब्रेन डेड जो है 6 घंटे बाद वापस जाग गया। ये मेडिकल साइंस या एमबीबीएस के लिए भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस, एक लड़की कार एक्सीडेंट के बाद यूएस में सॉल्ट लेक सिटी में उसका कार एक्सीडेंट हुआ। कार एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चली गई, 24 दिन तक वो कोमा में रही। हमें किसी ने बोला, हमने अगेन एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल उसके आईसीयू में करी और उसके बाद जो है उस लड़की ने आंखें खोल दी। छोटे छोटे काम करें, ज्यादा क्यों करें। एक व्यक्ति को रूमेटॉइड अर्थराइटिस किस चीज को पता है? गठिया, घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन, ये ब्रॉडली इसमें होता है। 35 साल का रोगी, मतलब 35 साल से वो रोग था। हमने 15 दिन नीलिंग करी, 15 दिन बाद वो चलने फिरने लग गई। कहा वो नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे। हमने एक डॉक्टर का कम से कम 10-15 लाख रुपए का नुकसान सिर्फ 15 दिन के अंदर कर दिया उस हीलिंग पद्धति से जिसके हिसाब से। तो मैंने इसलिए पहले बोला कि मैं नाइदर बीएमएस नॉर एमबीबीएस,
बट मैं उनसे दोनों से ज्यादा खतरनाक हूँ। तो मैंने नुकसान करने की कसम खाई कि हर व्यक्ति जो चिकित्सा के प्रोसेस में एक व्यक्ति की लाइफ को ठीक कर सकता है और वो नहीं करता, तो मैं दूर से ही ठीक कर देता हूँ। और यही चीज हम इस यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करने का एफर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि ये कोर्स यहाँ पर अप्रूव हो और आप सब लोगों को ये विद्या सिखाई जाए। ठीक है, ये 3 पार्ट बोले। उसके बाद कैंसर सबको ही पता होगा, कर्क रोग ऐसे कुछ। तो कैंसर का ट्यूमर जो है 15 दिन बाद उसका साइज कम हो गया। इसकी बकायदा साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल है। मेरा जो साइट है वो आप उसको देखिएगा, हाईलाइटर नहीं है फैजल, एक हाईलाइटर दीजिए। हाँ जी जी जी, ये है www.shramabja.com श्रीमंत्राब्ज.com। मैं बेसिकली मंत्र चिकित्सक के तौर पे मेरे 3 रिसर्च जर्नल पब्लिश हुए जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। मेरा कोर क्वालिफिकेशन 2011 से पहले मेरा 16 साल का वर्क एक्सपीरियंस था एज MBA मार्केटिंग। मेरा कोर टेलीकॉम का एक्सपीरियंस था। पोस्ट 2011 आई डिड माई मास्टर्स इन संस्कृत, देन आई डिड माई PhD इन संस्कृत। और अभी 15-20 दिन पहले मैंने अपने आप को संस्कृत में डीलिट के लिए रजिस्टर करा। डीलिट का जो मेरा सब्जेक्ट है वो बीज मंत्र चिकित्सा है। तो मैं आप सब लोगों को बेसिकली इनवाइट करता हूँ कि आप इस सब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट के अलावा कोई भी चीज आपको देखनी हो तो यहाँ इसमें दिख जाएगी। इसमें मेरा YouTube का चैनल है और तमाम इंफॉर्मेशन जो भी आप मंत्र चिकित्सा पे देखना चाहते हैं दैव व्यापारी के तौर पर वो आपको यहाँ पर मिलेगी। कमिंग अगेन टू द मेन पार्ट। तो मैंने ये जर्नी जब शुरू करी तो मैंने उसमें सबसे पहले मेरे सामने एक पिक्चर आई थी, ओ माय गॉड। आप में से किसी ने देखी है OMG? यस सर। उस पिक्चर की क्या खास बात थी? भगवान है जी, या फिर रोज मन कर बताते हो, मैं मन की बात थोड़ी समझ सकता हूँ जी, बताइए। OMG देखी है आपने? यस सर। नहीं देखी, किसने देखी है? तो OMG के अंदर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एक व्यक्ति पूरे प्रक्रिया में जो ईश्वर और उसकी सत्ता है उसका मजाक उड़ाता था। और वो ईश्वर का मजाक भी नहीं उड़ा रहा था, खास तौर पे जो भी व्यक्ति ईश्वर को रिप्रेजेंट करता था, यानी कि मठ, अखाड़े, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये जो भी लोग इसको रिप्रेजेंट करते थे वो उनका मजाक उड़ा रहा था कि इनके पास कुछ नहीं है और ये खामखा झूठ बोल के सबको डरा रहे और सबसे डाल ले रहे। तो मैंने देखा तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। मुझे इसमें ये पॉइंट तो ये लॉजिकल बोल रहा है, बट वो ईश्वर जो है उसकी जो प्रक्रिया थी उसको वो आत्मा से नहीं कनेक्ट कर रहा था। हमारे आत्मा जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग वो है। तो मैं एक किताब मैंने पढ़ी तंत्र के अंदर, उसका नाम था लक्ष्मी तंत्र। तो लक्ष्मी तंत्र में उन्होंने एक जगह लिखा कि मैं मंत्र की मां प्राण हूं। अब ये मेरे लिए बड़ी चीज थी, बिकॉज मंत्र को हम जानते ही नहीं कि मंत्र क्या काम करता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। इसके अगर मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के तौर पे बात करूं तो एक मूवी थी भूल भुलैया। जब मैं यहाँ पर आया तो सर ने मुझे बोला कि ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम साइकोसिस और इससे रिलेटेड चीजों को समझ सकते हैं। तो पहला तो पार्ट ये था कि मैंने कहा ये एस्पेक्ट में हम थॉट को एक्नॉलेज नहीं करते कि थॉट एक्चुअली होता क्या है। तो साइकोसिस, न्यूरोसिस, ये जो डिफरेंशिएशन है और इसके जो एस्पेक्ट और इम्पैक्ट्स हैं ये मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तब तक इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक कि हम इस आत्मा को नहीं जानते। ठीक, तो हमने उस आत्मा और उस परमात्मा इन दो के बीच के कनेक्शन को समझा और उस कनेक्शन को हमने इम्प्लीमेंट करा। जहां जहां हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे वहां पर हमने उसके प्रत्यक्ष प्रमाण लोगों को दिखाए। मतलब जैसे मैंने आपको बड़ी सारी झूठी झूठी कहानी सुनाई, मैंने अमेरिका में ये कर दिया, देहरादून में ये कर दिया, उधर वो कर दिया, इस पर आप विश्वास नहीं करना। ये जो मैंने साइट बोली है इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा है, फिर भी लिख देता हूँ 9675000339।
इस नंबर पे कॉल करना, और आप में से जिसके घर में कोई भी पेशेंट है किसी भी चीज का, पेशेंट को मतलब ओल्ड एज में पेरेंट्स को किस चीज की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, नींद नहीं आना हो सकता है, किसी भी तरीके का और एस्पेक्ट हो सकता है, मैं उन सबको व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर 30% to 90% रिडक्शन कमिट कर रहा हूं। हमने एक साथ 100 लोगों के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ऑक्सीमीटर पता है आप लोगों को, ऑक्सीमीटर, इन सब पे रीडिंग्स के साथ में बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन इंप्लीमेंट करके दिखाया। समझा पाए मेरी बात? एक साथ 100 लोग मात्र 15 से 25 मिनट के अंदर उनको एक मेडिटेशन कराया गया, और उस मेडिटेशन के बाद उन सब के रोगों की कमी आ गई। जो उनके रोगों में कमी आई वो किस प्रकार से आई? 30 यूनिट्स टू 200 यूनिट्स डायबिटीज कम हो गई इस व्यक्ति की। शुगर को हम ब्लड शुगर के तौर पर लेकर चलते हैं, डिवाइस होती है जिससे हम एक खून की बूंद डालते हैं और उसके बाद उससे उसको मेजर करते हैं, उसमें रीडिंग आ जाती है। वो रीडिंग बिफोर एंड आफ्टर वाज फ्रॉम 30 पॉइंट्स टू 200 पॉइंट्स। दुनिया का आज तक कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऐसी नहीं आई जो इतना स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट कर रहा है। हम इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हम बीज मंत्रों से उसे कनेक्ट कर रहे हैं। बीज मंत्र हमारा ट्रेडिशनल विजडम है। तो मैंने मेरे गुरुजी से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी थी, तो मेरे गुरुजी के नाम पर मैंने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट को मैंने नाम दिया सेंटर फॉर रिसर्च ऑन लॉस साइंसेस एंड हेल्थ। ठीक है, सो इस एस्पेक्ट को मैं पूरी कम्युनिटी से कनेक्ट कर रहा हूं। सो माय आइडिया इज, आज आप कहीं जाते हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। एक बीएमएस का सबसे बड़ा पेन जो है जीवन में जो मैंने महसूस करा वो ये कि वो एक दिन अपने कलम से एक एलोपैथी की मेडिसिन लिख देता है। हमारी साइंस लोगों तक अपनी पावर, अपना वजूद खो चुकी है। हम मन से मानते हैं कि हम एक एमबीबीएस डॉक्टर से इंफीरियर कम्युनिटी है। हम में से किसी ने भी उसके वजन को नहीं समझा। इसलिए मैं सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट देता हूँ वो रामदेव को देता हूँ कि उस व्यक्ति ने अपने वेश का रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में वो लोहा मनवाया और उसने फास्टेस्ट तरीके से दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स में अपनी एंट्री भी कर दी। उसने ना तो अपनी धोती उतारी, सूट पहना, ना वो खड़ाऊ तब भी पहनता था, खड़ाऊ आज भी पहनता था। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि पहले वो एक किराए की जगह पर बैठता था, आज वो पूरा का पूरा शहर ही उसने खरीद लिया। तो ये जो पावर है जो प्रक्रिया के तौर पर करी गई वो एक बिलीफ से होती है कि जब आप इस बात का बिलीव करेंगे कि यू आर मच मोर सुपीरियर देन एनीबॉडी इन द प्रोसेस। बट उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से मजबूती से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वापस दैव व्यापारशैली पे आते हैं और अपने शरीर की आत्मा के तौर पर हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको आपका शरीर दिख रहा है? शीशे के सामने खड़े होकर दिख जाएगा, वैसे तो नहीं दिखेगा, बट शीशे के सामने खड़े होकर सबको दिखेगा। आपको अपना मन दिख रहा है? मन महसूस कर सकते हैं? ठीक, गोलगप्पे पे खड़े हुए तो टिक्की खानी है गोलगप्पे तो आवाज आती है कि गोलगप्पे खा लेते हैं, मन उधर की तरफ चला जाता है। बट ये आत्मा कहां पर है? एनी वाइल्ड गेसेस? आत्मा कहां पर रहती है, क्या करती है, कैसे उसकी पावर पता चलेगी? अच्छा, चलो इसका मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ। गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? जी, फ्रंट ड्राइवर सीट। गाड़ी में ड्राइवर सीट बैठता है, वो तो ठीक है ड्राइवर सीट बैठता है। ड्राइवर सीट है कौन सी? जी, फ्रंट सीट। राइट या लेफ्ट? सर इंडिया में राइट है, वैसे अगर आप फॉरेन जाओगे तो वहाँ लेफ्ट है। सो कहने का मकसद ये है, मैं अगर आपको किसी चीज की परिभाषा बनाने के लिए बोलूं तो आप उसे कैसे बोलेंगे? भाई आप टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषा होती है ना। सो परिभाषा के तौर पे आप उसको कैसे बोलेंगे? जिस जगह गाड़ी के संपूर्ण नियंत्रण मौजूद हो उस जगह नियंत्रण करने वाला बैठेगा, ऐसे बोलेंगे परिभाषा के तौर पे। वो थी ना मूवी 3 इडियट्स, उसमें वो बुक की डेफिनेशन देता है ना तो उसका मजाक उड़ाता है। मैंने थोड़ा उल्टा कर लेते हैं कि पिक्चर वाले हमें सीधे उल्टे रास्ते पे लगाते हैं, सीधे रास्ते पे लाने के लिए परिभाषा का ही सहारा लेते हैं। तो परिभाषा क्या थी?
जिस जगह गाड़ी के संपूर्ण नियंत्रण मौजूद है, नियंत्रण करने वाला भी वही होगा। तो हमने आत्मा को क्या बोला? इस शरीर और मन का निर्माता तथा इसका नियंत्रण करने वाला। क्योंकि शरीर बाहर, मतलब शरीर में से आत्मा के बाहर जाने के बाद क्या होता है? गाड़ी बंद हो जाती है। यही होगा ना? राइट। तो अब हम इस प्रोसेस के तौर पे, सर डेफिनेशन ठीक है ना? लॉजिकल है ना? राइट। तो अब हम अपने अपने शरीर के अंदर ऐसा पॉइंट खोजे, क्योंकि आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो खास तौर पे आपको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का पूरा आइडिया होना चाहिए। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। ये ह्यूमन बॉडी हो गई, बड़ी वियर्ड है लेकिन प्लीज। अब इसमें मैं एक सीधी लाइन खींचता हूं ऐसे, ये मेरे कान हो गए, एक मैंने लाइन ऐसे खींच दी, ये सेंटर पॉइंट लोकेट करती है। मतलब मैंने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींची, इमेजिनरी लाइन, और उसके सेंटर पॉइंट पे, अब ये जो सेंटर पॉइंट था इसके ऊपर मेरी दो आंखें थी, इसके नीचे मेरा मुंह था, ये मेरी गर्दन, ठीक है जी। तो मैंने जब इस तरह से इस ड्राइंग को बनाया तो मुझे पता चला मेरे ब्रेन के 5 पार्ट थे। ये पार्ट इस पॉइंट के ऊपर थे, और ये जो पॉइंट है नाक के ठीक पीछे है, और उसके नीचे मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी से मेरे सारे बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है। अब ये दोनों आंखें जो है, इससे एक एक वेन इधर से आके इस पॉइंट पे कनेक्ट होती है, तो आंखें कनेक्ट हो गई, दोनों कान कनेक्ट हो गए, नाक के पीछे है तो नाक कनेक्ट हो गई, सांस किसी गले से चलती है तो ये भी कनेक्ट हो गई, ब्रेन कनेक्ट हो गया, ऊपर से बॉडी के बाकी सारे पार्ट रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट हो गए। अब इस पॉइंट को महसूस करिए, अपने दोनों कानों के बीच में ऐसे हाथ डाल के, अपने दोनों कानों